डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने पाइवन क्लासेस में। और आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे, जैसा कि यहां पर लिखा है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, क्लास 11th का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज्यादा इजी चैप्टर हम लोग आज शुरुआत करने वाले हैं। इस वन शॉट में हम इस पूरे चैप्टर को एंड करेंगे। तो मेरे भाई, जैसा कि मैं थर्मोडायनेमिक्स को अपनी एक वीडियो वन शॉट में बना चुका हूं और आप लोगों ने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, तो मैंने उसमें कमेंट किया था कि भाई जिस भी बच्चे को कोई क्वेरी हो, कोई चैप्टर उसको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे कमेंट कर दो। मैं जो भी आप कमेंट करोगे मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आपको कोई चैप्टर ऐसा है कि जो आपको पूरा नहीं हो पा रहा है, जिसमें आपको क्वेरी रह रही है, कमेंट करो, उसकी वन शॉट आपके पास पहुंच जाएगी 1 या 2 दिन में। तो मेरे पास एक कमेंट आया, उसने बोला भैया थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ उसका बहुत जल्दी वीडियो बना दो, बहुत जरूरत है। मैंने कहा ठीक है, चलो तो लेकर आते हैं आप लोगों के लिए। तो भाई, इसकी शुरुआत कहां से होती है? तो अगर ऐसा कोई भी टॉपिक आपके समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट कर दिया करो, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो अब हम शुरू करते हैं किसके लिए? थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो शुरू कर लेते हैं भाई साहब। देखो, थर्मल की शुरुआत ये होती है, अगर नॉर्मल मैं आपको एकदम ऐसे सटीक वर्ड में बताऊं तो थर्मल जो है भाई, वो किसको डिनोट करता है? कि सर वो टेम्परेचर को डिनोट करता है। ठीक है, टेम्परेचर के बारे में बताता है कि व्हाट इज द टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर को छोड़ो, पॉइंट पर आते हैं। पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन बिठाते हैं कि व्हाट इज द टेम्परेचर। देखो, आप सब जानते हैं कि सर टेम्परेचर आज 21 डिग्री है, गर्मियों में 45 डिग्री भी हो जाता है, सब जानते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसकी डेफिनेशन नहीं दे पाएंगे। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि टेम्परेचर होता क्या है। जैसे आप फ्रीज में से कोई चीज निकाल कर खाते हैं, जैसे आइसक्रीम आप खाएं, तो जब फ्रीज में से आप आइसक्रीम निकालेंगे तो कैसी होगी? आप बोलोगे सर ठंडी। आइसक्रीम कैसी होती है सर? ठंडी। फिर अब मैं ये कहता हूं सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो भाई साहब आपको कैसी चीजें खाना पसंद है? आप बोलोगे सर गर्म, है ना। खाना कैसा खाना पसंद है? गर्म, है ना। तो भाई ये गर्म ठंडा क्या है? तो आप बोलोगे सर जी मेजरमेंट है किसका? टेम्परेचर का। तो एक्चुअल में टेम्परेचर क्या है? तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। यानी किसी भी बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। तो बस डिफाइन कर देंगे आप टेम्परेचर को। तो टेम्परेचर इज द मेजरमेंट, ठीक है जी, टेम्परेचर इज द मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ठीक है जी, हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी के हॉटनेस या कोल्डनेस को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। अब सबसे मेन बात ये आती है कि सर टेम्परेचर का मेजरमेंट किस डिवाइस से करते हैं? तो आप बोलोगे सबको पता है सर, थर्मोमीटर है जी। थर्मोमीटर वो डिवाइस है ना, वो डिवाइस है जिससे हम किसका मेजरमेंट करते हैं? टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। अब टेम्परेचर को मेजर करते किसमें है? तो भाई एसआई यूनिट जो होती है, पहली बात तो आप ये सुन लो, जो एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की, वो होती है केल्विन, और हम इसे डिनोट करते हैं के से। और बहुत सारे बच्चे तो ये गलती कर देते हैं कि केल्विन के पीछे भी डिग्री लगा देते हैं। भाई केल्विन के पीछे डिग्री मत लगाना, डिग्री केल्विन नहीं होता, ओनली केल्विन होता है। डिग्री सेल्सियस में लगता है। अनोदर एसआई यूनिट भी है इसके, अनोदर एसआई यूनिट भी है जिसपे हम मेजर करते हैं, पर मेन यही है केल्विन। देखो, केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, और फारेनहाइट होता है। ठीक है जी, केल्विन होता है, फिर उसके बाद में डिग्री सेल्सियस होता है, और फिर फारेनहाइट होता है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है? क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन केल्विन, सेल्सियस एंड फारेनहाइट। तो इनमें भी तो रिलेशन पूछा जाता है, तो इनके रिलेशन को भी समझ लेते हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इन दोनों को अगर निकालना है, कैसे निकालना है, चलो उस रिलेशन से आपको समझ में आ जाएगा कि वो रिलेशन क्या बताता है और कैसे आपको फाइंड करना है। ठीक है, एक छोटा सा रिलेशन, इससे ही आपको समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशन से ही कैसे निकालना है। तो ये रिलेशन होता है सर सेल्सियस अपॉन 100, एफ माइनस 32 अपॉन 180, और सर केल्विन माइनस 273 अपॉन में 100। ये चीजें आपको समझ लेनी है। ये इक्वेशन अगर आपको समझ में आ गई, अब देखो यूज कैसे करना है ना, यूज भी मैं आपको करना सिखा देता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। अब पहले यूज समझ लेते हैं, फिर मैं आपको यह बताऊंगा कि इस चैप्टर में स्टडी किसकी करने वाले हैं हम लोग। पूरे चैप्टर में, पूरा जो चैप्टर है वो किसके ऊपर बेस्ड है, किस चीज की प्रॉपर स्टडी करने वाले हैं हम लोग इसमें। तो मैं थोड़ी सी हिंट दे दूं बेटा, इसमें आप जो स्टडी करेंगे वो थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। एक्सपेंशन मतलब फैलाव,
है ना। एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, फैलाव। तो इसमें हम लोग ये जानते हैं कि जब भी किसी बॉडी को हीट देंगे तो सर उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। तो बस पूरे चैप्टर में इसी एक्सपेंशन को पढ़ना है। अब एक्सपेंशन आपका किसमें होता है सर, फ्लूइड में भी होगा और सॉलिड्स में भी होगा। तो बस इसी को पढ़ना है और ये हमारा चैप्टर इसी को पढ़ते 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 एंड हो जाएगा और बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें भी आप इसमें समझेंगे। तो बस शुरू करते हैं। जैसे देखो, अभी मेरे को फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में लेना है। मान लो आपको ये टेम्परेचर दिया है कि भाई 42 फारेनहाइट, ठीक है, 42 फारेनहाइट, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में, इनटू डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे, इन दोनों को लेना है, केल्विन का कोई रिलेशन इससे है नहीं, तो आप यहां पर लिखोगे C/100, फारेनहाइट कितना है 42 माइनस 32 और अपॉन में कितना आ गया 180, ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल। आप बोलोगे सर C/100, ये आप कैंसिल करोगे इससे तो कितना आएगा भाई 10 अपॉन में 180, इससे आप कैंसिल कर दोगे, ठीक है। तो C/100 इज इक्वल्स टू 1/18, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो C इंटू 18 इज इक्वल्स टू 100, ठीक है जी। अब आप बोलोगे सर जी C इज इक्वल्स टू 100 अपॉन में 18, अब आप इसको कैंसिल करो, 2 से 9 टाइम और 2 से सर ये 50 टाइम, है नहीं। जल्दी से इसको फटाफट से पॉइंट में लिखकर बताओ कितना आंसर आएगा कमेंट में, ठीक है। जल्दी फटाफट से इसको लिखकर बता देना कि पॉइंट में इतना आएगा। 9 5 जा 45, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, वो आप कर लेना, ठीक है। तो इस तरह से फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में बदल सकते हो। फिर फारेनहाइट को केल्विन में, फिर यार डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। देखो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलोगे, C/100 और फिर केल्विन माइनस 273 अपॉन में 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, सिंपल सी बात है। तो अगर मुझे ये दिया सर 27 डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन में बदल दो, तो बस C की वैल्यू कितना है 27 और K माइनस 273 हो गया। इसको आप इधर लेकर आओगे 27 273, तो केल्विन में यही वैल्यू 300 हो गई जी भाई साहब, ठीक है। तो इस तरह से आप केल्विन में निकाल लोगे। बस एक और मैं फंडा बता देता हूं, अगर आपको सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो लिखा हुआ है उसने क्या करना है 273 ऐड करना है, और अगर केल्विन को सेल्सियस में बदलना है तो 273 माइनस करना है। बस सिंपल सी बात है, ये निकल कर आ जाएगा। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद हम चलते हैं टेम्परेचर के बाद, जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो होता है हीट, है ना। हीट क्या होती है, तो चलो इसकी शुरुआत करते हैं, व्हाट इज द हीट, और इसको समझाते हैं कि कैसे काम करता है, ठीक है। चलो ओके डियर बच्चे, अब हम पहुंच गए हीट पर। अब हीट को समझो, जो यहां पर लिखा है वो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब यहां पर समझो आप लोग, मैं आपको टू द वर्ड समझाऊंगा, एक एक चीजें आपके दिमाग में जाएंगी। देखो भाई यहां पर लिखा है हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, मींस क्या है बेटे, हीट जो है एनर्जी ही है, बट एनर्जी का एक फॉर्म है। यानी हीट आती कब है सर, देखो अब हमारे पास में आप समझो दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। अब मान लो कि बॉडी ए जो है वो हायर टेम्परेचर पर है ना, हायर टेम्परेचर पर है, और जो बॉडी बी है वो लोअर टेम्परेचर पर है ना, लोअर टेम्परेचर पर है। जरा ध्यान से समझना इस बात को, एक एक चीज आपको समझ में आएगी कि बॉडी ए जो है हायर टेम्परेचर पर है और बॉडी बी जो है सर वो लोअर टेम्परेचर पर है। तो हीट क्या होता है कि सर बेसिकली अभी यहां पर रखा है तो इनके पास एनर्जी है, अपनी अपनी एनर्जी है, लेकिन जब मैं इनको कांटेक्ट में लेकर आऊंगा, है ना, कांटेक्ट में लेकर आता हूं, तो आप कहोगे सर जी एनर्जी जो है ट्रांसफर होने लग जाएगी। और एनर्जी के ट्रांसफर होने का रूल क्या है कि सर हमेशा जो एनर्जी है वो हायर टेम्परेचर बॉडी से, है ना, हायर टेम्परेचर बॉडी से किस में जाती है बेटा, लोअर टेम्परेचर बॉडी में जाती है जी, लोअर टेम्परेचर बॉडी में ट्रांसफर होती है। तो जब भी जो हीट है वो ए से किस में जाने लगेगी, बी में जाने लगेगी, है ना। एनर्जी कहां से, ए से किस में जाएगी, बी में। तो जब ये एनर्जी ए से बी में जा रही है तो ये किस फॉर्म में जाएगी, तो आप बोलोगे सर जी ये हीट की फॉर्म में जाएगी। तो जब एनर्जी ट्रांसफर होती है, जब एक बॉडी से एनर्जी दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है, तब वो किसकी फॉर्म ले लेती है, आप बोलोगे सर जी हीट। तो हीट क्या है, आप समझ में आ गया होगा कि सर हीट इज द बेसिकली फॉर्म ऑफ एनर्जी, कि हीट जो है एनर्जी की ही फॉर्म है। लेकिन कब आती है, जब सर हीट एक बॉडी से, जब एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है। और ट्रांसफर होने का नियम क्या है कि सर हमेशा हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में जाती है। तो जब भी हीट हायर टेम्परेचर बॉडी से लोअर टेम्परेचर बॉडी में जाती है तो वो किसकी फॉर्म ले लेती है, आप बोलोगे कि सर वो एनर्जी की, सॉरी हीट की फॉर्म ले लेती है। तो यही हीट है आपकी,
समझ गए कि नहीं? फटाफट से बताओ। तो अब हीट की एसआई यूनिट क्या होगी? फटाफट से बताओ जल्दी कमेंट में। क्या हीट की फॉर्म भी, क्या हीट की भी एसआई यूनिट जूल ही होगी? जल्दी बताओ फटाफट से, क्या हीट की भी एसआई यूनिट जूल ही होगी? बोलोगे हाँ जी सर, है ना। हीट को कैलोरी में भी मेजर कर सकते हो, और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, एक जूल में कितने कैलोरी होती है, ये कमेंट करके बताना, ठीक है, फटाफट से, है ना। ये कमेंट में करके बताओगे भाई, बेसिक बेसिक बातें मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ, फटाफट से बताते रहना इन चीजों को, ठीक है। तो ये हीट हो गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ? मेन टॉपिक की तरफ। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सर जी थर्मल एक्सपेंशन। क्या है सर जी? थर्मल एक्सपेंशन। तो थर्मल एक्सपेंशन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन बेसिकली होता क्या, ये मुझे बता दो फटाफट से। आप बोलोगे सर जी थर्मल एक्सपेंशन का मींस होता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं तो सर उसके डायमेंशन में चेंज आ जाता है ना। तो थर्मल एक्सपेंशन क्या है? द चेंज इन द डायमेंशन ऑफ बॉडी बाय अप्लाइंग द हीट। जब हम किसी भी बॉडी को हीट देते हैं या उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से या हीट देने से उसकी डायमेंशन में जो भी चेंज आते हैं, जो भी चेंजनेस आ रहे हैं उसकी डायमेंशन में, वही क्या है? थर्मल एक्सपेंशन है। अब ये जो थर्मल एक्सपेंशन होता है ये 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। पहला होता है लीनियर, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है बेटा, पहला होता है लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा होता है भैया एरियल एक्सपेंशन, ठीक है। ध्यान से सुनते रहना सभी बच्चे, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजेदार तरीके से आप लोगों के दिमाग में बिठा दूंगा। आज के बाद किसी और वन शॉट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक एक टॉपिक, एक एक चीजें लिंक बाय लिंक, एक एक चीजें लिंक कर करके मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो लीनियर एक्सपेंशन होता है, एरियल एक्सपेंशन होता है, और तीसरा होता है बेटा कौन सा? आपका वॉल्यूमिक, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। अब जरा बात कर लेते हैं सर जी लीनियर एक्सपेंशन क्या है ना। लीनियर एक्सपेंशन क्या है? तो बेटा अगर कोई हमारे पास में रॉड है ना, रॉड, रॉड आप समझते हैं ना। कोई भी एक आपके पास में रॉड है, आयरन की रॉड है, मेटेलिक रॉड है, तो उस रॉड पे क्या होती है सर? उसके पास में लेंथ होती है। तो अगर मैं हीट देता हूं, इस रॉड को मैंने हीट प्रोवाइड की और इसकी लेंथ में कोई चेंज आ गया, किसमें चेंज आ गया? लेंथ में, लेंथ इंक्रीज हो गई इसकी, तो ये कौन सा एक्सपेंशन हो जाएगा? लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा होता है कि सर मेरे पास में एक स्क्वायर है ना, स्क्वायर है मेरे पास में, एक कोई बॉडी है जिसके पास में एरिया है। तो स्क्वायर है, और स्क्वायर को जब मैं क्या कर रहा हूं सर जी, इसके पास में क्या होता है? एरिया, इसके पास लेंथ भी और ब्रेथ भी है। तो अगर मैं इसको हीट दूंगा तो इसकी लेंथ में भी बदलाव होगा और इसकी ब्रेथ में भी बदलाव होगा। तो दोनों को मिलाकर क्या हो गया सर? इसके पूरे एरिया में चेंज हो गया। तो एरिया में एक्सपेंशन जो हो रहा है उसको हम कह रहे हैं एरियल एक्सपेंशन। वॉल्यूमिक एक्सपेंशन क्या है? वॉल्यूमिक होगा सर जी, जैसे मान लीजिए आपके पास में एक क्यूब है। अब क्यूब के पास में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है ना। क्यूब के पास में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होती हैं। अब अगर आप इसको हीट दे रहे हो, इसको आप क्या दे रहे हो? हीट दे रहे हो, या इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, तो क्या होगा बेटा? इसकी लेंथ भी चेंज होगी, इसकी ब्रेथ भी चेंज होगी और इसकी हाइट भी चेंज होगी, सब में एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहां कौन सा एक्सपेंशन होगा? आप बोलोगे सर जी वॉल्यूमिक एक्सपेंशन होगा। आप टेंशन मत लो, इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखा रहा हूं इसके बाद, पर मैं अभी आपको बेसिक चीजें समझाकर चल रहा हूं कि एक एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि लीनियर एक्सपेंशन का मींस क्या है, एरियल एक्सपेंशन का मींस क्या है और वॉल्यूमिक एक्सपेंशन का मींस क्या है। तो लीनियर का मींस होता है सर जी कि अगर कोई एक हमारे पास में रॉड है, रॉड टाइप की मेटेलिक रॉड। अब ऐसा नहीं कि आप इसको ले लो, एक्सपेंशन भी किसमें होता है? मेटल, मेटल में, ठीक है। तो एक्सपेंशन अब इसको ले लो, इसमें भी बदलाव होगा। क्या है? लकड़ी को आप जलाते हो तो क्या उसकी लेंथ बढ़ती है? तो इस तरह से आप देखना मेटल्स में बदलाव होता है। तो आप बोलोगे सर जी लीनियर एक्सपेंशन, जैसे रॉड ले ली, मेटेलिक रॉड, उसको हीट किया, लेंथ बढ़ गई भाई साहब, है ना, एक्सपेंड होगी लेंथ, तो ये चीजें होती है। एरियल एक्सपेंशन, सर जी लेंथ में ब्रेथ दोनों में बदलाव हो रहा है तो एरियल एक्सपेंशन हो गया। फिर हो गया सर वॉल्यूमिक, लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों में बदलाव हो रहा है तो सर क्या हो गया? वॉल्यूमिक एक्सपेंशन हो गया। तो इनको एक एक करके डिटेल में समझाता हूं कि लीनियर एक्सपेंशन क्या है, ठीक है। तो चलो फटाफट से हेडिंग डालेंगे। लीनियर एक्सपेंशन, 3 टाइप का थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिनमें से हम पहला पढ़ने वाले हैं लीनियर एक्सपेंशन को। फिर लीनियर, एरियल और वॉल्यूमिक, तीनों में रिलेशन भी पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज। फिर हम ये भी पढ़ेंगे कि सर क्या ये एक्सपेंशन ओनली सॉलिड्स में ही होता है? भाई क्यूब हो गया, रॉड हो गई, ये सब तो सॉलिड में है, क्या एक्सपेंशन केवल इनमें ही होता है? नहीं, एक्सपेंशन सर जी आपका सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैसों में भी होता है। तीनों जगहों पर एक्सपेंशन हो रहा है और इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। तो पहला आप हेडिंग बना लेंगे लीनियर एक्सपेंशन, और मैं लोगों को समझाने वाला हूं कि व्हाट इज द लीनियर एक्सपेंशन, और आपके मन में चल रहे एक एक सवाल का जवाब भी मैं आपको दूंगा। अब बोलोगे सर हमारे मन को कैसे पढ़ोगे भाई? तो मुझे पता है कि सर आपके मन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं, तो वो सवाल के आंसर मैं दे रहा हूं। फिर भी अगर कोई सवाल रह जाता है
तो भैया कमेंट बॉक्स किस लिए दिया हुआ है, कमेंट करो, फटाफट से सवाल का आपको आंसर मिलेगा। अब यहां पर आ जाओ, लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है। देखो ये तो डेफिनेशन है, आप समझ लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि समझने की जरूरत नहीं है, बस आप मेरी बातों को सुनो, ऐसे ही आपके दिमाग में छाप दूंगा कि हो क्या रहा है। देखिए मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ एल है। क्या लेंथ है इसकी, एल। जब मैंने इसको हीट प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड की मैंने इसको, हीट, तो इसका सर टेम्परेचर बढ़ा होगा, हीट प्रोवाइड कर दी मैंने इसको। हीट प्रोवाइड करने पर सर इसकी जो लेंथ है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदला, इधर भी थोड़ा सा फैल गई होगी, तो इसका जो लेंथ है सर जी वो एल प्लस डेल्टा एल हो गया। अब मैं आपको बता दूं, आप बोलोगे सर क्या ये बदलाव हमें दिखाई देता है, तो देखो ये जो बदलाव हो रहा है, ये जो चेंजनेस है डेल्टा एल, ये बहुत माइक्रो लेवल पर होती है। किस पर होती है, माइक्रो लेवल पर। मैं आपको छोटी सी बातें बताता हूं, है ना, माइक्रो लेवल पर, माइक्रो लेवल पर इनमें चेंजनेस आता है। अब ये चेंजनेस भी आ क्यों रहा है, ये भी आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर ये चेंज हो ही क्यों रहा है। क्योंकि बेटा जब मैं हीट दे रहा हूं तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, यहाँ जो पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, है ना, ये पार्टिकल्स हीट को लेंगे, हीट लेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो इनका ये शेप है ना, ये जो इनका शेप है, जो ये स्फेरिकल रहते हैं, ये शेप चेंज होगा इनका। क्या हो जाएगा, इनका शेप चेंज होगा, इनमें फैलाव होगा, इनमें एक्सपेंशन होगा। तो जब ये शेप चेंज होगा तो भाई साहब थोड़ा बहुत बदलाव किसमें हो जाएगा, इसकी वजह से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स का शेप बदल रहा है, मॉलिक्यूल्स का शेप स्फेरिकल ना होकर हल्का सा ओवल टाइप हो जाएगा, तो इसकी वजह से इसमें क्या होगा सर जी, थोड़ा सा चेंजनेस आ जाएगा। तो ये जो चेंजनेस है इतना नोटिसेबल नहीं होता, लेकिन अगर इसे माइक्रो लेवल पर रखकर देखें तो ये नजर आता है कि भाई थोड़ा बहुत चेंजनेस इसमें हुआ है। तो अब आप मुझे बोलो कि अगर कोई चीज, जैसे मार्कर है, इस मार्कर को मैं इसको टेम्परेचर देकर इसको खींचूं तो भैया इसकी लेंथ बढ़ेगी, आप बोलोगे हाँ जी सर बढ़ेगी। तो क्या इसकी ब्रेथ कम नहीं होगी, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, क्या वो कम नहीं होगी, बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन मोटाई हमें यहां पर इतनी नोटिस नहीं होती, हल्का फुल्का चेंज आता है मोटाई में, उतना चेंज नहीं आता, क्योंकि मैंने कहा माइक्रो लेवल पर आता है। तो भैया आप कह रहे हैं सर लेंथ में ज्यादा चेंज आता है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन, है ना। ब्रेथ में इनकी जो मोटाई है, थिकनेस है, उसमें इतना नोटिसेबल नहीं होता, दैट्स वाई हम इसे कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। अब ये जो लीनियर एक्सपेंशन हो रहा है, ये जो डेल्टा एल जो लेंथ में चेंज आ रहा है, ये किस किस पर डिपेंड करेगा। तो मैं आपको बता दूं कि सर इसमें जो चेंज इन लेंथ है ना, चेंज इन लेंथ, इसकी जो लेंथ में जो चेंज हो रहा है ये किस किस पर डिपेंड करेगा। तो पहली बात आप सब जानते हैं कि सर जो लेंथ में चेंज है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे उतना ही ज्यादा एक्सपेंशन होगा, जितना कम टेम्परेचर दोगे एक्सपेंशन उतना ही कम होगा। दूसरी बात सर, जो ये डेल्टा एल है, ठीक है, ये लेंथ पर भी डिपेंड करेगा कि लेंथ कितनी बड़ी है, छोटी है, कैसी है, ठीक है जी, इन पर डिपेंड करता है। अब अगर इन दोनों को मिला दूं मैं, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी, और अगर ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो सर यहां पर एक आता है अल्फा कांस्टेंट, एल इंटू डेल्टा टी। इस अल्फा को हम कहते हैं कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है जी, कॉफिशिएंट ऑफ, ठीक है, लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है जी, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अगर इसकी वैल्यू उठाकर देखोगे आप लोग तो अल्फा इज इक्वल्स टू आ जाएगा सर जी डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, ठीक है जी, ये इसका वैल्यू आ गया अल्फा का। अब इस थर्मल एक्सपेंशन की आप लोग डेफिनेशन भी दे सकते हो, डेफिनेशन भी दे सकते हो, क्या डेफिनेशन हो जाएगी, तो आप बोलोगे सर एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल अपॉन एल इफ डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो मैं ये कह रहा हूं कि सर अब इसकी डेफिनेशन कैसे देना है, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। देखो डेल्टा एल क्या है सर, चेंज इन लेंथ, एल क्या है सर, ओरिजिनल लेंथ। तो लीनियर एक्सपेंशन इज द रेशियो ऑफ, ध्यान से सुनना, लीनियर एक्सपेंशन इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इफ 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑफ द बॉडी। अगर किसी भी बॉडी का हम 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज कर दे तो उसका जो ओरिजिनल लेंथ था, सॉरी, जो उसका चेंज इन लेंथ होगा किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में जो चेंज आएगा वो हो जाएगा आपका लीनियर एक्सपेंशन। तो मैं इसकी डेफिनेशन यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, ओरिजिनल
लेंथ, ताकि अब आपको देखो जैसे ही मैं एरियल वाला समझाऊंगा तो वहां भी आपको एरियल एक्सपेंशन आएगा, तो सबकी डेफिनेशन एक जैसी रहेगी कॉमन, फिर आप वहीं से इसको एक जैसी लिख लेंगे। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इफ 1 डिग्री ऑफ सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है, चेंज ऑफ द बॉडी, चेंज ऑफ द बॉडी, अगर हम किसी भी बॉडी का, ठीक है, क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हैं तो उसकी लेंथ में कितना चेंज होता है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिनल लेंथ के रेस्पेक्ट में, यही होता है आपका लीनियर एक्सपेंशन। क्या होता है बेटा, ये लीनियर एक्सपेंशन। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी एसआई यूनिट भी पूछी जाती है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो आपको सबको पता है कि भाई इसकी जो हो जाएगी, देखो यहां पर देखो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, तो आप कहोगे सर इसकी जो चेंज इन लेंथ है इसकी भी मीटर हो जाएगी, ये भी मीटर हो जाएगी, और डेल्टा टी को हम केल्विन में मेजर करते हैं तो इसका हो जाएगा केल्विन इनवर्स। क्या हो जाएगा, केल्विन इनवर्स, या हाँ ऐसे लिख लो, केल्विन इनवर्स ही लिख लो, या पर डिग्री केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस, जो भी आपको लिखना है वो लिख लो। वैसे केल्विन ही मस्ट रहती है तो केल्विन में लिखना, केल्विन इनवर्स हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी थर्मल एक्सपेंशन में, वो भी किसके बारे में, लीनियर एक्सपेंशन के बारे में। तो लीनियर एक्सपेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, सारी बातें समझ में आ गई, एक एक करके आपको आप बोलोगे हाँ जी सर सारी चीजें क्लियर है। हमने ये भी पढ़ लिया कि ये लेंथ कैसे चेंज होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, लेंथ इसकी लेंथ पर डिपेंड करती है। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर अल्फा जो है एक कोफिशिएंट आता है जिसको हम लीनियर एक्सपेंशन कह रहे हैं। इस अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। इस अल्फा की जो एसआई यूनिट होती है केल्विन इनवर्स हो जाती है, या पर डिग्री केल्विन हो जाएगी, पर केल्विन हो जाएगा। उसके बाद में क्या हो जाएगा सर, अल्फा की जो डेफिनेशन है वो भी हमने आपको समझा दी कि लीनियर एक्सपेंशन की डेफिनेशन ये होती है। तो आई होप आपको सारा लीनियर एक्सपेंशन से जितने भी डाउट होंगे है ना वो सारे दूर हो गए होंगे कि भाई लीनियर एक्सपेंशन में ये चीजें हो रही हैं। अभी ये जो अल्फा है, फिर एरियल निकलेगा वो बीटा, फिर वॉल्यूमिक निकलेगा वो गामा, इन तीनों में रिलेशन भी प्रूफ करने के लिए आता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल आराम से एकदम अपनी सीट बेल्ट बांध लो और सारी चीजें आराम से पढ़ते रहो, एक एक बात आपके दिमाग में जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं लीनियर एक्सपेंशन के बाद, अब हम बात कर लेते हैं एरियल एक्सपेंशन की तरफ कि सर एरियल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने लीनियर एक्सपेंशन को समझा उसी तरह से हम लोग जानते हैं कि एरियल एक्सपेंशन का मींस होता है इट इज द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सॉलिड मेटल। ठीक है, कोई भी सॉलिड मटेरियल है उसके एरिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो जब उसको गर्म करते हैं ना, हीट करते हैं, तो उसके एरिया में क्या होता है, चेंजनेस आ जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एरियल एक्सपेंशन। इसी एरियल एक्सपेंशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है सुपरफेशियल, है ना। अगर एरियल की जगह आ जाए सुपरफेशियल तो भी सेम ही है, सुपरफेशियल एक्सपेंशन भी इसको हम कह देते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो हमें पता था कि सर कि वहां पर जो था कि सर डेल्टा एल डिपेंड कर रहा था यहाँ पर एरिया, एरिया किस पर डिपेंड करेगा सर जी, ओरिजिनल एरिया पर। डेल्टा ए किस पर डिपेंड करेगा सर जी, टेम्परेचर पर। सारी बातें वही रहेंगी। अब बस एक कर लिया सारे हो गए, एक करने से सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहां पर अगर हम मिला दें तो डेल्टा ए प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। अब जब भी जैसे हम लोग प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो आप बोलोगे सर यहाँ पर एक दूसरी चीज आ जाएगी जिसका नाम है बीटा। तो बीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा टी। इसको हम कहते हैं कौन सा सर जी, जल्दी बताओ इसको। आप बोलोगे कोफिशिएंट ऑफ सुपरफेशियल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, बीटा की वैल्यू आ गई। सारी चीजें सेम है, डेफिनेशन भी वैसे ही देनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे होता है सर जी। अगला टॉपिक हम लोग डाल सकते हैं जिसका नाम हो जाएगा वॉल्यूमिक। ठीक है, वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। और इनका सभी का देखो, सभी का जो क्या है सर जी, एसआई यूनिट वो भी सेम रहता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इट इज द, अब बोलोगे सर वॉल्यूमिक एक्सपेंशन क्या होगा, आप बोलोगे सर इट इज अ इंक्रीज। ठीक है, इट इज द इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ, इन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल, है ना। अगर किसी कोई भी हमारे पास में सॉलिड मटेरियल है तो उसके वॉल्यूम में जो चेंज आता है, कब, व्हेन इट इज हीटेड, व्हेन इट इज हीटेड, जब उसको हीट करते हैं तो उसके वॉल्यूम में जो एक्सपेंशन होता है उसको हम कहते हैं वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। तो बस यहां पर भी आप लिखोगे कि सर जो वॉल्यूम में चेंज आएगा वो उसके ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, वॉल्यूम में जो चेंज आएगा वो उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर इन सबको मिला दें तो सर डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर सॉरी प्रोपोर्शनली लगा लो अभी, v डेल्टा टी, और यहाँ पर अगर इसको हटा देंगे हम लोग तो सर जी यहाँ पर एक गामा आ जाएगा।
जिसको हम क्या कहेंगे, वॉल्यूमिक कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर जी गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी। ये हो गया सर जी आपका वॉल्यूमिक एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ लिया, बाकी तीनों उसी पर लिंक थे, बाकी दोनों उसी पर सेम थे, बस एक ही अच्छे से समझना था, बाकी दोनों तो इजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सेम है, डेफिनेशन भी सेम ही देनी है। वहां आप क्या लगा रहे थे सर जी, लेंथ, और यहाँ पर एरिया, और यहाँ पर बस वॉल्यूम लिखना है, काम खत्म। ठीक है, तो प्रॉपरली चीजें क्लियर हो गई, चुटकियों में आंसर क्लियर हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये तो मजा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं थी, मैं भी तो वही कह रहा हूं, मजा आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, रिलेशन आता है। अब इसी में हमने इसी की शुरुआत करी है, तो इसी को लिंक करते हुए चलेंगे, रिलेशन निकालेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन, है ना, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन, है ना, एरियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमिक एक्सपेंशन, यानी कहने की बात अल्फा, बीटा एंड गामा, तीनों में हम लोगों को रिलेशन निकालना है। लीनियर एक्सपेंशन अल्फा था, एरियल एक्सपेंशन बीटा था, और वॉल्यूमिक एक्सपेंशन गामा था, तो तीनों के तीनों में रिलेशन निकालना है हमें, अल्फा बीटा और गामा में क्या क्या रिलेशन होता है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे इसको, चुटकियों में निकालना सीखोगे, ये भी गारंटी है। और अगर मजा आ रहा हो तो अब एक काम करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने दोस्तों तक भी फैला दो कि भाई साहब देखो मजेदार तरीके से पढ़ाया जाता है इस प्लेटफॉर्म पर, फटाफट से सब्सक्राइबर गेन कराओ यार, फटाफट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट वीडियो, सॉरी वीडियो कह रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अभी अल्फा और बीटा में रिलेशन निकाल लें। अल्फा बीटा का मींस क्या है, लीनियर एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन या सुपरफेशियल एक्सपेंशन, इन दोनों में हम लोग रिलेशन निकाल रहे हैं, क्या रिलेशन होता है। तो इसे करने के लिए हम लोग लेट करना पड़ेगा, बहुत आराम से आप लोग समझिएगा कि लेट अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास में एक स्क्वायर है, ठीक है, बना लो ए बी सी डी, और जब ये स्क्वायर है, लगना भी चाहिए ना थोड़ा सा स्क्वायर जैसा, तो इसकी हर एक साइड 1 सेंटीमीटर की है, ऐसा उसने कहा है, 1 सेंटीमीटर की उसकी हर एक साइड है। ठीक है बेटा, क्या है, 1 सेंटीमीटर की उसकी साइड है। लेट अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर ए बी सी डी, ठीक है, 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर is given to the square। इस स्क्वायर को हम लोगों ने 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, देन द एक्सपेंशन इन इट्स साइड, ठीक है जी, इसकी साइड में जो एक्सपेंशन होगा वो L प्लस डेल्टा L हो गया, या फिर कह सकते हैं 1 प्लस डेल्टा L। ठीक है, 1 प्लस डेल्टा L। ठीक, 1 डिग्री टेम्परेचर देने के बाद में ध्यान से सुनना अब एक बार फटाफट से, ये जो 1 प्लस डेल्टा एल लिखा है, ये क्यों लिखा है समझो यहां पर। तो मैंने कहा भाई साहब अल्फा जो होता है वो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी होता है, तो मैंने कहा भाई अल्फा जो है डेल्टा एल, एल क्या है सर जी 1 है, डेल्टा टी भी क्या है 1 डिग्री टेम्परेचर हम दे रहे हैं, ओरिजिनल लेंथ क्या थी 1 थी, तो अल्फा बराबर डेल्टा एल हो गया। तो जो साइड है उसकी वो कितनी हो जाएगी, अब डेल्टा एल के स्थान पर कितना रख देंगे हम लोग, अल्फा रख देंगे, यानी पहले जो लेंथ थी जो एल है वो कितनी थी सर 1 सेंटीमीटर थी, जब हमने उसको टेम्परेचर दिया तो उसकी लेंथ में एक्सपेंशन हो गया, तो तब उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी सर जी, आप बोलोगे एल प्लस डेल्टा एल, एल कितना था 1 था, प्लस में डेल्टा एल। अब हमने यहां से डेल्टा एल की वैल्यू निकाल ली कि सर डेल्टा एल किसके इक्वल है, अल्फा के, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी 1 प्लस अल्फा। अब आप निकालोगे सर जी चेंज इन एरिया, एरिया में चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन एरिया होता है डेल्टा ए। चेंज कैसे निकालते हैं समझो मेरी बात को, मैंने कहा पहले आपके पास में 2 रुपए थे, बाद में आपके पास में 8 रुपए हो गए, कितने का चेंज आया, पहले आपके पास 2 रुपए थे, बाद में आपके पास 8 रुपए हो गए, कितने का चेंज आया, आप बोलोगे सर जी 2 थे 8 हो गए 6 रुपए का चेंज आया, कैसे निकाला सर जी, तो मैं बोलूंगा भैया आप लोगों ने 8 में से 2 को माइनस कर दिया होगा, 6 आ गया, तो 8 क्या था सर जी फाइनल वाला था, और 2 क्या था ओरिजिनल वाला था, तो यानी चेंज इन एरिया निकालोगे तो फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, है ना, फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया,
तो फाइनल एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो अब जो साइड है फाइनल वो कितनी हो चुकी है, 1 प्लस एल्फा इसका स्क्वायर, माइनस पहले जो साइड थी वो 1 थी तो 1 का स्क्वायर हो गया। यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा देंगे तो सर आप बोलोगे ये डेल्टा a की वैल्यू आ रही है, ध्यान से सुनना, आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर एल्फा स्क्वायर प्लस में 2 एल्फा माइनस 1 का स्क्वायर 1, है ना। अब इससे ये चीज कैंसिल हो जाएगी तो डेल्टा a बराबर एल्फा स्क्वायर प्लस में 2 एल्फा। अब जो एल्फा है, जो एक्सपेंशन है ना, डेल्टा एल जो एल्फा था, क्या वो बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, आप बोलोगे सर जी मिनिमम होगा, है ना, मिनिमम होता है तो एल्फा स्क्वायर तो लगभग नेगलाइजेबल हो जाएगा ना। जब एल्फा ही एक्सपेंशन ही बहुत कम हो रहा है, बहुत कम एक्सपेंशन हो रहा है, तो भैया एल्फा स्क्वायर तो और कम हो गया। तो डेल्टा ए जो है वो लगभग किसके इक्वल है, 2 इंटू एल्फा। अब हमारे पास में पता है कि बीटा जो है वो क्या होगा सर जी, जो बीटा है वो आप बोलोगे सर जी बीटा जो होता है, यहां पर लिख लो, जो बीटा है वो क्या होता है, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी। तो मैं ये कह रहा हूं भैया डेल्टा ए कितना आ गया, आप बोलोगे 2 एल्फा, ओरिजिनल एरिया कितना था 1 का स्क्वायर, डेल्टा कितना था आप बोलोगे टी, हमने 1 डिग्री सेल्सियस उसको टेम्परेचर दिया था, तो बीटा आ गया सर जी 2 एल्फा। अब इनमें जब रिलेशन निकालेंगे तो एल्फा रेशियो बीटा, तो एल्फा की वैल्यू तो एल्फा ही है और बीटा की वैल्यू भी 2 एल्फा है, और जो कॉमन होता है वो कट जाता है, तो एल्फा रेशियो बीटा हो गया 1:2। तो ये इनमें रिलेशन आ जाता है कि एल्फा और बीटा में जो रेशियो होता है वो 1:2 का होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा सटाक से पूछा जाता है, आप लोगों के दिमाग में चला गया होगा, अगर नहीं गया वीडियो पॉज करो दोबारा से देखो, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया मैंने, ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। स्क्वायर है, साइड 1 सेंटीमीटर है, तो पहले एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन जब हमने उसको 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया तो सर उसकी जो साइड है वो एल प्लस डेल्टा एल होगी। एल की वैल्यू 1 थी, डेल्टा एल की वैल्यू हमने कितना निकाल ली, एल्फा पुट कर दिया, तो फाइनल में साइड ये आ गई। अब हमें चेंज इन एरिया निकालना है, तो आप बोलोगे सर जी फाइनल एरिया माइनस ओरिजिनल एरिया, तो फाइनल साइड कितनी है, आप बोलोगे 1 प्लस एल्फा, तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, तो 1 प्लस एल्फा का स्क्वायर, ओरिजिनल की साइड कितनी थी 1, तो 1 का स्क्वायर, और हमने स्क्वायर खोला, जो चीजें कट रही थी वो काट दी, एल्फा स्क्वायर हमने 0 मान लिया, नेगलाइजेबल, डेल्टा ए 2 एल्फा है, बीटा निकाला तो बीटा की वैल्यू आ गई 2 एल्फा, जब हम इनका रेशियो निकालते हैं तो 1:2 आता है। वेरी इंपॉर्टेंट और इजी है ना, एक एक बच्चे के समझ में आया होगा। अब ऐसे ही हम लोग गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, गामा से क्या रिलेशन है, ठीक, फटाफट से। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा और बेहतरीन टॉपिक की शुरुआत हो ही रही है, आप लोगों की चल ही रहा है, तो मजेदार तो आपको लग ही रहा होगा, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, और एकदम बेहतरीन तरीके से मैं पढ़ा भी रहा हूं आप लोगों को, एक चीज एक एक बातें आपकी समझ में जा रही होंगी। तो भाई साहब वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, यू नो दैट। बार हम क्यूब ले लेते हैं, पहले बार हमने क्या लिया था स्क्वायर, अब की बार हमने क्या ले लिया क्यूब, और इस क्यूब की भी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो लेट अ क्यूब, ठीक है, ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, है ना। अब हमने इसको टेम्परेचर कितना देना है, ठीक है, डेल्टा टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं, तो इसकी जो लेंथ में चेंज है वो कितना हो जाएगा, एल्फा के बराबर आ जाएगा, तो जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी सर जी 1 प्लस एल्फा। तो बस अब की बार चेंज इन वॉल्यूम निकालना है ना, चेंज इन वॉल्यूम, तो आप कहोगे सर चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है जी, ओरिजिनल वॉल्यूम। तो फाइनल वॉल्यूम जो साइड का क्यूब होता है, तो यानी 1 प्लस एल्फा का क्यूब माइनस 1 का क्यूब, इसका क्यूब ओपन करेंगे तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर और माइनस 1, तो 1 का क्यूब 1, एल्फा क्यूब 3 एल्फा और 3 एल्फा स्क्वायर माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो गया, एल्फा क्यूब 3 एल्फा 3 एल्फा स्क्वायर ये बचा है। अब एल्फा पहले से ही मिनिमम था, तो एल्फा स्क्वायर भी 0 और एल्फा का क्यूब भी 0, तो चेंज इन जो वॉल्यूम आ रहा है वो कितना आ जाएगा 3 एल्फा। अब गामा की वैल्यू होती है सर जी, आप ही मुझे बता दो, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी, तो आप बोलोगे सर जी गामा डेल्टा वी तो 3 एल्फा है, ये सब 1 हो जाएगा, तो गामा आ गया 3 एल्फा, तो एल्फा और गामा में रिलेशन आ जाएगा 1:3 का, और एल्फा और बीटा में रिलेशन था सर जी 1 और 2 का, तो एल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा कितना आ गया 1:2:3,
तो ये तीनों में एक्सपेंशन में क्या आ जाता है, रिलेशन भी निकल कर आ जाता है। आसानी से आपको समझ में भी आ गया, फटाफट से एक बार देख लो, कोई दिक्कत रहती है तो पॉज करो, दोबारा से देखो, समझ में आ जाएगा, इतनी गारंटी है। ठीक है मेरे बच्चे, एक एक बात आपको बिल्कुल परफेक्ट रूप से समझ में आएगी। अब हम चलते हैं थर्मल एक्सपेंशन इन फ्लूइड। फ्लूइड बोले तो लिक्विड में भी और गैसेस में भी। तो पहले हम लिक्विड की बात करेंगे, और लिक्विड में भी हम सबसे पहले बात करेंगे वाटर की, क्योंकि वाटर जो है एनामोलस बिहेव दिखाता है। एनामोलस बिहेव का मींस है कि यानी वो सभी जो आप देख रहे हैं कि जिसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसमें एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है। वाटर में जो बिहेव है वो थोड़ा सा इसका उल्टा है। ठीक है, और उसके ऊपर बहुत सारी बेहतरीन बातें बताएंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा चैप्टर चल रहा है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, और उसका आज डे 2, यानी आप लोगों को तो 1 शॉट ही मिलेगी, पर मेरा दूसरा दिन है, उसका मैं आपको क्या बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ इसके लिए। तो देखो मेरा काम यही है कि मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूं। तो आप लोगों के लिए मैं एक और टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन इन फ्लूइड। जैसे अभी हम लोगों ने टॉपिक क्लियर किया कि सर जो है हमारे पास में जो सॉलिड्स होते हैं उन सब में थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो मैं बात कर रहा हूं फ्लूइड। अब फ्लूइड में कौन कौन आएगा, देखो जो बह सकता है वो फ्लूइड है ना, जिसमें फ्लो होने की प्रॉपर्टी होती है वो सब फ्लूइड में आता है। तो आप इसमें सर लिक्विड को भी कंटेन करेंगे है ना, कोई भी लिक्विड हो, प्लस गैसेस है ना। तो गैसेस ले लो या फिर लिक्विड ले लो, ये दोनों ही किस में आते हैं, आपके फ्लूइड में आते हैं। तो पहली मैं बात कर रहा हूं, क्या जो आपका लिक्विड है क्या उसमें एक्सपेंशन होता है। तो चलो पहले इसी को हम समझ लेते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है जी, थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, इन लिक्विड। लिक्विड की बात कर ले रहे हैं पहले कि क्या लिक्विड में थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, मान लो मेरे पास में ये बीकर है। ठीक है, बीकर है, इसमें एक छोटी सी हम लोगों ने एक छोटी सी एक पाइप लगा दिया। ठीक है, छोटा सा पतला सा पाइप लगा दिया हम लोगों ने, इसमें पानी भरा है, कहां तक, यहां पॉइंट ए तक इसमें पानी भरा है। ठीक है, लिक्विड इसमें फिल्ड है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना। पहले क्या होगा, ठीक, अब देखो इसमें पूरा का पूरा पानी भरा है यहां तक, पॉइंट ए तक। ठीक है, इसमें पॉइंट ए तक पानी भरा है। देखो ग्राफ मेरा कुछ ऐसे डायग्राम थोड़े ज्यादा अच्छे नहीं बनते हैं, बट जितना कोशिश है कि आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि लिक्विड में एक्सपेंशन कैसे होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हमने इसके नीचे सर बर्नर से, ठीक है, इसको गर्म करना शुरू किया, बर्नर से इसको गर्म करना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अब जैसे इसको गर्म करेंगे तो भाई इसमें फायर होगी है ना, आग लगेगी, हीट जाएगी, तो हीट ट्रांसफर। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, हीट ट्रांसफर टू द बीकर। ठीक है जी, हीट किसको ट्रांसफर होती है, बीकर को ट्रांसफर होगी। अब समझने वाली बात यह है, जो बीकर है क्या वो सॉलिड है, बोलो जल्दी से। तो जब मैं इसको गर्म कर रहा हूं तो सबसे पहले जो एक्सपेंशन होगा, आप मुझे बताओ क्या वो लिक्विड में होगा या बीकर में होगा। आप बोलोगे सर सॉलिड में भी तो एक्सपेंशन होता है, अभी हमने पढ़ा। तो मैं भी तो यही कह रहा हूं कि जब ये सॉलिड के बना हुआ है तो सबसे पहले एक्सपेंशन किस में होगा, इस बीकर में। ठीक है, हीट ट्रांसफर टू द बीकर एंड द बीकर, है ना, एंड द बीकर एक्सपेंड। ठीक है जी, द बीकर एक्सपेंड। ठीक है, इटसेल्फ, सबसे पहले जो बीकर है वो अपने आप को ही एक्सपेंड करता है। इसी वजह से जो नली थी इसका जो लेवल है वो ए से थोड़ा डाउन होकर किस पर आ जाता है, बी पर आ जाता है, क्योंकि सबसे पहले एक्सपेंशन किसमें हुआ, अब हुआ सर जी सॉलिड में। सॉलिड कौन था, आपका बीकर, तो बीकर एक्सपेंड होगा। बीकर एक्सपेंड होने की वजह से जो लेवल ए था, क्योंकि वो फैल गया, फैलने की वजह से जो लेवल ए था वो डाउन होकर कहां आ गया सर जी, बी पर आ गया। किस पर आ गया, बी पर। अब उसके बाद में अब जो हीट है, नाउ द हीट, है ना, नाउ द हीट, अब जो हीट है ट्रांसफर टू द लिक्विड, है ना जी, ट्रांसफर टू द लिक्विड। अब जो हीट है वो किसको ट्रांसफर होती है, तो आप बोलोगे सर जी लिक्विड को ट्रांसफर होती है। अब जो हीट है किसको ट्रांसफर हो रही है, लिक्विड को ट्रांसफर हो रही है। अब क्या करेगा लिक्विड, धीरे 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 अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा। इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा तो वो बॉईल होना शुरू हो जाएगा आफ्टर सम टाइम। जैसे वो बॉईल होना शुरू होगा तब जाके इसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो जाएगा। तो अब जो यहां पर आप देख रहे हो, थोड़ी देर बाद जब आप नोटिस करेंगे तो ये जो लेवल था बी, ये उठकर राइज कर कहां पहुंच जाएगा, इट विल रीच एट द पॉइंट सी। कहां पर पहुंच जाएगा, इट विल रीच टू द पॉइंट सी।
अब जैसे पहला किसमें एक्सपेंशन हुआ, आप बोलोगे सर पहले एक्सपेंशन हुआ आपके बीकर में, फिर उसके बाद एक्सपेंशन किसमें हुआ, सर जी लिक्विड में एक्सपेंशन हुआ। तो हम ये देख रहे हैं कि भाई लिक्विड में भी एक्सपेंशन होता है कि उसका जो वाटर लेवल था वो बी से ए नहीं गया, बी से सीधा कहां पहुंच गया, सी तक पहुंच गया। तो यानी कहीं ना कहीं आप ये देखोगे सर कहीं ना कहीं जो है इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। और थर्मल जो एक्सपेंशन हो रहा है ये हमें दिख क्या रहा है, ध्यान से सुनो, हम तो यही नोटिस करेंगे ना, देखो ध्यान से सुनो, हम तो यही नोटिस करेंगे ना बी से सी तक एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक्सपेंशन किसमें हुआ है इसको हम भूल जाएंगे, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो जो बीकर में एक्सपेंशन हुआ था उसको हम भूल जाएंगे, हम तो लिक्विड वाला ध्यान रखेंगे। इसीलिए यहां पर दो टाइप के क्या होते हैं, एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है रियल एक्सपेंशन, ठीक है जी, रियल एक्सपेंशन, और एक होता है आपका इमेजिनरी, जिसको हम केवल है ना इमेजिनरी एक्सपेंशन। तो इमेजिनरी जो एक्सपेंशन है वो है बीसी, लेकिन जो रियल एक्सपेंशन है वो है एसी। समझ में आया, रियल एक्सपेंशन तो क्योंकि हमने जो पानी भरा था बीकर में वो तो ए से भरा था ना, तो ए से सी ही एक्सपेंशन क्या है उसमें, लेकिन बी से सी क्या है, बी से सी उसका वर्चुअल एक्सपेंशन है, ठीक है जी। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि सर जो आपका बीसी है वो इक्वल्स टू हो जाएगा एसी प्लस के ए बी। तो इस तरह से वर्चुअल और रियल एक्सपेंशन भी याद रखना है इसके, क्योंकि इनमें भी एक्सपेंशन होता है। अब ये जो एक्सपेंशन है ये वाटर लेवल पर जब आता है, देखो बाकी सारे लिक्विड में तो ऐसे एक्सपेंशन हो रहा है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उनका एक्सपेंशन बढ़ रहा है, यानी वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटे, इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन वाटर के साथ में है ना, वाटर के साथ में ऐसी कंडीशन नहीं है, वाटर अपना एक अलग बिहेव रखता है ना, वाटर का जो बिहेव है ना वो सभी से अलग है, बाकी सभी लिक्विड से अलग होता है, इसीलिए उसको कहा जाता है एनामोलस बिहेव ऑफ वाटर। अब वाटर के पास क्या होता है, इस प्रॉपर्टी को समझने के लिए सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, रफ करने के बाद में फिर मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूं कि वाटर अपना एनामोलस बिहेव कैसे दिखाता है और क्या क्या कंडीशन है उसके पास में, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई साहब एनामोलस बिहेव की वजह से हाउ डज द फिशेस अलाइव इन द वाटर वेयर द पॉन्ड्स फ्रीज, जहां पर तालाब पूरा का पूरा जम जाएगा लेकिन उसके अंदर फिर भी जो मछलियां होती हैं वो जीवित रहती हैं। और इसके ऊपर क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर बनते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे सर संभव हो पा रहा है कि भैया मछलियां पूरा का पूरा तालाब जम गया तो फिर पानी में मछलियां भी जम जानी चाहिए, तो फिर वो मर जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्यों, बिकॉज ऑफ एनामोलस बिहेव ऑफ वाटर। अब एनामोलस बिहेव क्या है वाटर, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, फिर आप लोगों को समझाता हूं कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो 2 मिनट दो, ग्राफ बनाते हैं। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं एबनॉर्मल प्रॉपर्टी, जिसको एनामोलस प्रॉपर्टी ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो आप इसको ये कह सकते हो सर इट इज द एबनॉर्मल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ठीक है। इसको मैंने दोनों ग्राफों के थ्रू समझाया है, एक जो ग्राफ है वो डेंसिटी और टेम्परेचर ग्राफ है, और दूसरा जो है सर वो वॉल्यूम और टेम्परेचर ग्राफ है। अब इसको बहुत आसानी से बहुत प्यार से समझते हैं कि होती क्या है, एबनॉर्मल प्रॉपर्टी है क्या। एक्चुअली में हमने ये देखा कि सर जब भी हम लोग किसी सॉलिड का टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम भी धीरे 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 राइज हो रहा है, ठीक है, धीरे 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 उसका टेम्परेचर भी राइज होता है। लेकिन जो हमारे पास वाटर है उसका सीन कुछ अलग है। उसका सीन क्या है सर, कि जैसे ही हम लोग, आप देख रहे हो यहां पर देखो एक बार फटाफट से जरा देखो, जैसे हम लोग इसको 0 से 4 डिग्री के आसपास लेकर आते हैं तो आप ये देख रहे हैं सर इसका वॉल्यूम धीरे 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 लेस होता जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आप बोलोगे 0 से 4 डिग्री पर आप लेकर आओगे, आप ये देखोगे सर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के पीछे इसका जो ये जो आपका वॉल्यूम है वो धीरे 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 क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, जबकि एक्सपेंड होना चाहिए था। जनरली सारी चीजें एक्सपेंड होती है, लेकिन 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सर, इसमें थोड़ा सा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है ना, वॉल्यूम इसका एक्सपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो अभी क्या होता है फिर 4 डिग्री के बाद में, आफ्टर द 4 डिग्री सेल्सियस, सर इसका जो अब वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करना शुरू कर देता है, यानी 0 से 4 डिग्री तक इसमें कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होता है, एंड 4 डिग्री के अबव जाने पर ये क्या करता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या है सर, डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम है, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस पर इसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा कम है। तो सर 4 डिग्री सेल्सियस पर जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी ज्यादा है, तो सर 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट डेंसिटी रखता है।
अब इसी बिहेव को हम कहते हैं एनामोलस बिहेव ऑफ वाटर, कि जो वाटर है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पर अपने वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके बाद में 4 डिग्री सेल्सियस के अबव जाकर ये अपने वॉल्यूम को धीरे 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 एक्सपेंड करना शुरू करता है। बट जनरली ऑल द सॉलिड्स क्या काम करते हैं, जितने भी सॉलिड्स हैं उनमें कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, जैसे जैसे आप टेम्परेचर राइज करते हो उनका जो एक्सपेंशन है वो धीरे 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 इंक्रीज होता है, उनका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन वाटर के साथ ऐसा नहीं है, हालांकि और सारे लिक्विड भी ऐसा बिहेव नहीं दिखाते, ओनली वाटर ही हमारे पास में ऐसा बिहेव दिखाता है, इसीलिए इसको कहते हैं एनामोलस बिहेव ऑफ वाटर, कि इसका जो है 0 से 4 डिग्री पर वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और 4 डिग्री के साथ के बाद ये क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपेंड होना शुरू करता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। अब इसी डेंसिटी को लेकर हम बात करेंगे कि व्हाई द फिशेस आर अलाइव, व्हाई द फिशेस, ठीक है, जो हमारी फिशेस होती है वो अलाइव क्यों है, ठीक है, व्हाई द फिशेस आर अलाइव, जितनी भी हमारी फिशें हैं वो अलाइव कैसे हैं, जिंदा कैसे हैं, जबकि पूरा का पूरा पॉन्ड फ्रीज हो जाता है। तो एक कहानी शुरू करते हैं, एक बात से शुरू कर रहे हैं, इसको ध्यान से समझो। माना कि ये पूरा का पूरा आपका तालाब है और इसमें छोटी 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 मछलियां हैं, ठीक है, देखो ऐसे मैंने मान लिया। अब होता क्या है कि जैसे हम लोग ऐसे कोल्डेस्ट इलाकों में जाते हैं जहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, उससे माइनस में चला जाता है, तो वहां के जो तालाब है वो सारे जम जाते हैं। अब मान लो कि धीरे धीरे देखिए जो हमारा वाटर होता है उसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। अब जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो धीरे 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 डाउन जाएगा। अब बोलोगे हाँ जी सर, टेम्परेचर डाउन जाएगा तो वॉल्यूम क्या होगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, डेंसिटी धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे ही बात आती है सर जी, अब देखो एक और चीज होती है कि जो वाटर है वो डेंसर होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर वाटर डेंसर होगा, लेकिन वाटर डेंसर कहां होगा, आप बोलोगे सर जी 4 डिग्री सेल्सियस पर ये सबसे ज्यादा डेंसर होगा, है ना, 0 डिग्री पर नहीं, कितने डिग्री पर, 4 डिग्री पर। अब होता यह है कि जब सर पानी के साथ में एक ऐसा बिहेव है कि जो डेंसर वाटर होता है, जो हैवी वाटर होता है, भारी पानी होता है सर, वो नीचे जाता है, और जो लाइट पानी होता है वो ऊपर जाता है। अब जैसे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम आने लगा, धीरे 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 डाउन होने लगा, तो सर जी ऊपर का पानी क्या होगा, डेंसर होगा, और नीचे का पानी लाइट होगा, तो ऊपर का पानी नीचे आएगा और नीचे का लाइट पानी ऊपर आएगा। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में पूरे पॉन्ड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। अब जब 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, क्योंकि पानी का तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे पॉन्ड का जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाती, तो वो पानी ऊपर नीचे आता जाता रहेगा। अब मान लो 4 डिग्री सेल्सियस पर सारा का सारा पानी क्या हो गया, पूरे के पूरे पानी का टेम्परेचर कितना है, पूरे के पूरे तालाब का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर अब ना तो पानी नीचे से ऊपर जाएगा ना ऊपर से नीचे आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डेंसर है। अब अगर हम क्या काम करते हैं, 4 डिग्री से नीचे जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाते हैं, देखो यह 4 डिग्री इसके नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने पर डेंसिटी घट रही है, डेंसिटी डिक्रीज हो रही है। डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि सर जो ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो अब पानी डेंसर थोड़ी होगा, क्या होगा सर, लाइट हो जाएगा। तो ऊपर वाला जो पानी है, ऊपर वाला जो सरफेस है सर, उसका पानी का डेंसिटी अब कम हो गई, तो वो ऊपर का पानी नीचे थोड़ी जाएगा, ना नीचे का पानी ऊपर आएगा जमने के लिए, तो केवल जो डेंसिटी है ऊपर वाले सरफेस की कम हो गई, और नीचे वाले सरफेस की डेंसिटी अभी भी कितनी है, 4। और जब ऊपर वाले की डेंसिटी कम होगी तो कभी भी ऊपर का पानी नीचे नहीं जाएगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ओनली जो सरफेस वाटर है, जो इसका सरफेस वाटर है, केवल वो फ्रीज होता है। अंदर वाला जो हमारा पानी है उसका टेम्परेचर अभी भी कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ फ्रीज नहीं होता, मतलब पूरा पॉन्ड नहीं जमता है, केवल उसका अपर लेयर जमती है, नीचे वाली लेयर उसकी फ्रीज नहीं होती है, जिसमें जो फिश है वो आपकी सर्वाइव कर जाती है। बात समझ में आ गई। तो 4 डिग्री सेल्सियस के पीछे का ये रहस्य है, ध्यान से सुनना। और वाटर के साथ साथ में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, दैट्स व्हाई इट इज द एनोमलस बिहेव ऑफ वाटर। याद रखिएगा, इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम सबसे कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी सबसे हायर होती है। समझ में आई ना चीजें, दिस इज द एनोमलस बिहेव ऑफ वाटर। बहुत अच्छे से एकदम तरीके से आपको क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ पॉज करो, दोबारा से रिटर्न में जाओ, फिर से देखो, है ना, समझ में आ जाएंगी एक एक बातें आपको। तो ये एनोमलस बिहेव ऑफ वाटर है। इसी के साथ में आपको समझाता हुआ चलता हूं, क्या गैसेस भी एक्सपेंड करती हैं? तो भैया इसके लिए आपको क्या करना होगा, ध्यान से सुनो। एक आप सिलेंडर ले लो, सिलेंडर में गैस भर लो, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा दो, फिर इसमें गैस भर लिया आपने, मान लिया इसमें म्यू मोल गैस भरी है, कितना, म्यू मोल ऑफ गैस इसमें फिल्ड है। अब इसे हम जब गर्म करेंगे जब हम इसे, ध्यान से सुनो,
जब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया तो बेटा इसके मोल्स, इसके जो क्या है जल्दी बताओ, इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, मॉलिक्यूल्स, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी? आप बोलोगे हाँ जी सर, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और जब उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ये क्या करेंगे, पिस्टन पर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएंगे, क्योंकि ये यहां से बाहर निकलना चाहेंगे। अब जब ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तो ये पिस्टन धीरे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा, और जब ये पिस्टन ऊपर की ओर शिफ्ट हो गया तो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर, वॉल्यूम तो इंक्रीज हो गया। और अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो इसका मींस क्या है सर, इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें? एक्सपेंशन हो रहा है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एक्सपेंशन हो रहा है। तो अगर हम एक गैस की बात करें तो सर उनमें भी क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। यानी सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सभी तीनों सब्सटेंसेस में क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन होता है। बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ, एकदम तरीके से आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें कि हाँ सर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि सर कितने टाइप्स की हीट होती है। हीट जो है कितने टाइप्स की होती है, तो मैं आपको बता दूं बेटा, हीट दो टाइप की होती है, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है और लेटेंट हीट क्या है, इनको बिल्कुल एकदम आपसे तरीके से समझ में आएगा कि सर स्पेसिफिक हीट क्या होती है और लेटेंट हीट क्या होती है। एक एक चीज आपको क्लियर हो रही होंगी, तो फटाफट से ग्राफ आप बना लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, टाइप्स ऑफ। ओके डियर स्टूडेंट्स, पहुंच गए नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हीट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भी हमारे पास में टू टाइप्स की हीट होती है, एक है स्पेसिफिक हीट और दूसरा है लेटेंट हीट, है ना। और भी ढेर सारी हीट होती है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है एनसीईआरटी का उसमें ये दो टाइप दिए हुए हैं, स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। तो बात कर लेते हैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। देखो वहां भूल जाओ आप लोग, ये स्क्रीनशॉट केवल आपको कब लेना है, आपके नोट्स के लिए लेना है, ठीक है। नोट्स आप वहां से बना लेना अपने, इसलिए मैंने इनकी डेफिनेशन ली है, वरना ऐसे आपको समझ में आ जाएगा। तो मान लो कि मेरे पास ये जो मार्कर है ये 1 kg का है, ठीक है, ध्यान से सुनो। ये जो मेरे पास है, ये जो मेरे पास में मार्कर है ये 1 kg का, ऐसा आप मान लो। और मैं इसको क्या कर रहा हूं, टेम्परेचर दे रहा हूं, ठीक है। क्या दे रहा हूं मैं इसको, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर देखो दो तरीके से है, टेम्परेचर या तो लिया जा सकता है या फिर दिया जा सकता है, तो दोनों चीजें होती है। तो मुझे इसके टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करना है। कितने डिग्री सेल्सियस का? 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज करना है मुझे इस 1 kg मास ऑफ बॉडी में। तो मुझे क्या करना होगा, इसको हीट देनी होगी या फिर इससे हीट लेनी होगी। अगर इसके टेम्परेचर में मुझे 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाना है तो वो चेंज या तो हीट को गेन कर सकता है या फिर हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है ना, लूज कर सकता है। तो दो तरीके से वो क्या करेगा सर, अपने टेम्परेचर में चेंज करेगा। तो मान लो मुझे इसका टेम्परेचर जो है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, तो मुझे हीट देनी होगी। तो जितनी हीट देता रहूं, फिर एक टाइम बाद देखूं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस चेंज हो गया है, तो बस वो अमाउंट ऑफ हीट जो मैंने इसको दिया है उसी को हम क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर, ठीक है, टू चेंज द टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 kg मास ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए, ध्यान से सुनना, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए, वो भी कितने केजी का, 1 kg ऑफ मास ऑफ बॉडी। जैसे मेरी पूरी बॉडी है तो मेरे पास तो सर मेरा तो वेट 70 किलोग्राम है, तो मुझे 70 नहीं लेना है, मुझे ओनली 1 kg मास लेना है, मुझे ओनली 1 kg मास ऑफ टेम्परेचर चेंज करना है 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस 1 kg मास ऑफ बॉडी का चेंज करने में जितनी हीट रिक्वायर होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। अब जो स्पेसिफिक हीट है ना, डेल्टा क्यू, ठीक है, ऐसे सुनो, डेल्टा क्यू किस पर डिपेंड कर रही थी सर जी, मास ऑफ बॉडी। डेल्टा क्यू किस पर डिपेंड करती है सर जी, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब इन दोनों को मिला दें तो डेल्टा क्यू प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डेल्टा टी। अब जैसे मैं इसको हटाऊंगा तो सर यहाँ पर एस एम इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, तो एस इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। दैट इज द स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, बहुत सिंपल शब्दों में आ गया। अब मान के चलो कि मुझे इसका एसआई यूनिट भी फाइंड करना है भाई, मुझे इसका एसआई यूनिट भी फाइंड करना है कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो जो एस है उसका एसआई यूनिट बताओ, हीट का एसआई यूनिट क्या जूल होता है, मास का क्या केजी होता है, टेम्परेचर को अगर डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो डिग्री सेल्सियस हो गया, केल्विन में भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये ऊपर जाएगा तो जूल, केजी इनवर्स, डिग्री सेल्सियस इनवर्स, बात समझ में आ गई, ये इसका हो गया एसआई यूनिट। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि बहुत इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। मान के चलो कि मुझे 1 kg ऑफ बॉडी दी गई है,
उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करना है। या तो बॉडी अपना टेम्परेचर गेन करके ऐसा कर सकती है या टेम्परेचर लूज करके ऐसा कर सकती है। तो टेम्परेचर गेन करने में जितना टाइम लगा, टेम्परेचर लूज करने में जितना टाइम, जितना हीट उसको लग रहा है, वही हीट क्या है आपका स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। अब लेटेंट हीट क्या होता है? देखो, लेटेंट को हम कहते हैं छुपा हुआ, छुपी हुई हीट। ये दिखाई नहीं देती बट होती है ना, इसलिए इसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट का मींस होता है छुपा हुआ, है ना, अंदर उसके क्या है, छुपा हुआ। ऐसे मान लो छुपा हुआ हीट है ये, है ना। अरे यार क्या लिखा रहा है, क्या लिखा जा रहा है ना, देखो छुपा हुआ हीट, ठीक है, छुपा हुआ टैलेंट जैसे आप लोगों में है, ठीक है। तो लेटेंट हीट छुपी हुई हीट है ये, तो इसका पता नहीं चलता है। कहां काम आती है सर, कैसे हमको पता लगेगा? देखो, द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर ऑफ 1 kg मास ऑफ बॉडी। अगर मुझे किसी भी बॉडी के 1 kg मास को लेकर उसकी स्टेट चेंज करनी है, स्टेट चेंज से मतलब क्या है सर? स्टेट चेंज से मतलब क्या है? तो मैं ये कह रहा हूं भाई, जब स्टेट चेंज करोगे तो जैसे सॉलिड से किस में लेकर आते हैं हम लोग, आप बोलोगे सर जी लिक्विड में लेकर आते हैं। लिक्विड को किस में लेकर जाते हैं सर जी? वेपर में लेकर जाते हैं, है ना। तो भैया यही है आपका, ठीक है, यही है आपका क्या, कि हम 1 kg सॉलिड को 1 kg लिक्विड में बदल दिए तो कितना हीट रिक्वायर्ड हुई, 1 kg लिक्विड को एक किस में बदल दिए, वेपर में बदल दिए तो कितना हीट रिक्वायर्ड हुई। तो यही होता है आपका लेटेंट हीट। अब एक्चुअली में ये नोटिसेबल तो होती नहीं है, दिखाई हमें देती नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो अमाउंट ऑफ हीट है वो एब्जॉर्ब की जाती है किसी भी बॉडी के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए इसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सर जी? जो लेटेंट हीट है उसका फॉर्मूला होता है L = Q/M। अब आप आराम से इसका एसआई यूनिट भी फाइंड कर सकते हो। तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा सर जी जूल केजी इनवर्स, है ना। आराम से इसको क्लियर हो गया आप लोगों को। दो टाइप की हीट है, स्पेसिफिक हीट एंड द लेटेंट हीट। दोनों के फॉर्मूले, दोनों का आपको क्या समझ में आ गया भाई साहब? एसआई यूनिट समझ में आ गई तो ठोको ताली। और अगर मजा आ रहा है, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और फैला दो अपने दोस्तों के पास कि भैया पढ़ ले, अब तो पढ़ ले। अब क्या करेगा यार, इतनी मेहनत करा के गुरुजी इजी लैंग्वेज में आपको बता रहे हैं, और क्या हो सकता है इससे ज्यादा, बताओ, है ना। तो आराम से फटाफट इसको सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है। अब हम चल रहे हैं किसकी तरफ? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक बात और शेयर कर लेते हैं आप लोगों के साथ में। तो जैसे कि मैं आपसे ये कह रहा हूं भाई साहब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की लेटेंट हीट कम है या ज्यादा है तो इस बात का क्या फर्क पड़ेगा? तो मान लो अगर किसी बॉडी की लेटेंट हीट ज्यादा है तो भाई साहब उसकी स्टेट चेंज करने में, है ना, थोड़ा चल नहीं रहा है ना, डार्क नहीं चल रहा है, तो आप मुझे बताओ कौन जल्दी से अपनी स्टेट चेंज कर लेगा? स्टेट जब चेंज होगी तो कौन सा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी स्टेट जल्दी चेंज करेगा? जिसकी लेटेंट हीट कम है या जिसकी लेटेंट हीट ज्यादा है। देखो, लेटेंट हीट का मींस है कि द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द बॉडी, सॉरी चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी का स्टेट ऑफ चेंज करने के लिए मुझे यूज हो रहा है। अब सोचो, किसी की लेटेंट हीट ज्यादा है, ठीक है, किसी की लेटेंट हीट ज्यादा है, तो इसका मतलब वो क्या बता रही है? इसका मतलब वो बता रही है भाई साहब हमें उसे ज्यादा हीट देनी पड़ी है, किसमें? अपने स्टेट को चेंज करने में। और अगर किसी भी मैटर की, ठीक है, किसी भी मैटर की आप बोलोगे लेटेंट हीट कम है, तो इसका मतलब क्या सर? हमें बहुत कम हीट देनी पड़ी है, उसको स्टैंड हुआ आसानी से अपने स्टेट चेंज कर गया। लेकिन अगर किसी की स्टेट हमें चेंज करने में बहुत ज्यादा लेटेंट हीट देनी पड़ रही है, तो इसका मीन्स है सर उसकी लेटेंट हीट क्या है? बहुत ज्यादा है। इस मतलब परेशानी हो रही है ना, डिफिकल्टीज आ रही है उसके स्टेट को चेंज करने में। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि हमारे पास जो पीरियडिक टेबल है, क्या उसमें जो आपके एलिमेंट्स हैं, चाहे वो मेटल हो, नॉन मेटल हो या कोई भी हो, है ना, क्या सभी की लेटेंट हीट सेम होगी? बोलो जल्दी से। जैसे कि मान लो ये मेरे पास में मोबाइल है और ये मेरे पास में क्या है? आपका पेन है। अगर मैं इन दोनों को स्टेट चेंज कराना चाहता हूं, अभी ये सॉलिड फॉर्म में और मुझे इनका लिक्विड बनाना है, भाई इसका तो बना भी नहीं सकते ना, फट जाएगा, है ना। तो कुछ और ले लो, ठीक है। मान लो ये मेरे पास में है ना, वो फट गया तो दिक्कत हो जाएगी, आप करने लग गए घर पे प्रैक्टिकल, वैसे करना नहीं ऐसी चीजें। हाँ, तो अभी क्या हुआ कि हमारे पास में क्या है? मार्कर का इंक है और ये हमारे पास में मार्कर है। अब दोनों जो है अलग अलग प्लास्टिक से बने हैं। अब अगर मुझे इनकी स्टेट को चेंज करना है,
अभी ये सॉलिड फॉर्म में है, अब मुझे इन्हें किस में लेकर जाना, जल्दी बताओ फटाफट से। आप बोलोगे सर लिक्विड में लेकर जाना है, तो अगर मुझे इन्हें सॉलिड से लिक्विड में लेकर जाना है तो आप मुझे फटाफट से बताओ कि क्या करना होगा, मुझे इन दोनों को हीट करना होगा। हीट करने के लिए आप देखोगे सर इसका लेटेंट हीट अलग है, इसका लेटेंट हीट अलग है, तो जितने भी आपके पीरियडिक टेबल है, पीरियडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट है, क्या सबकी लेटेंट हीट सेम होगी? आप बोलोगे नहीं सर, सभी की लेटेंट हीट क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो भैया याद रखो, जिसका लेटेंट हीट ज्यादा है उसको स्टेट चेंज करने में ज्यादा डिफिकल्टीज है, जिसका लेटेंट हीट कम है उसको आसानी से, उसमें बहुत इजी लेवल पे हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पेसिफिक हीट भी सभी की सेम होगी? नहीं भैया, स्पेसिफिक हीट भी सभी एलिमेंट्स की क्या होगी, अलग अलग होगी। समझ में आ गई बातें? आप बोलोगे हाँ जी सर। एक और टॉपिक है, फिर इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे आपके लिए, ठीक है? पार्ट 2 लेकर आएंगे फिर इसके लिए बहुत इजी, बहुत आसानी तरीके से, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे होंगे कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, और उसमें आपका न्यूटन्स लॉ, स्टीफन्स लॉ, ये सारी बातें हम उसमें शेयर करेंगे, बहुत जल्दी आएगा वो। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट इज द कैलोरीमीटर। एक्चुअली में जब मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि सर जो है आपका टेम्परेचर मेजर होता है किसमें सर जी? आप बोलोगे सर थर्मामीटर से इसका टेम्परेचर मेजर होता है। अब टेम्परेचर जो मेजर होता है केल्विन में, डिग्री सेल्सियस में, फारेनहाइट में, ऐसे होता है। तो ऐसे हीट जो मेजर होती है वो कैलोरी में होती है ना? हीट जो मेजर होती है वो किस में होती है? जैसे टेम्परेचर होता है सर केल्विन, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, इन सब में मेजर होती है। तो हीट किस में मेजर होती है सर? हीट के भी दो मोड हैं, कौन कौन से? जूल और कैलोरी। और एक कैलोरी में, एक जूल में कितने कैलोरी होते हैं ये भी आपको पता है बहुत आसानी से। कितना होता है कमेंट में करके बताना, ठीक है? बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होगा कितनी होती है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि व्हाट इज द कैलोरीमीटर, वो कैलोरीमीटर काम कैसे कर रहा है? तो भाई एक बार पहले बात, अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द कैलोरीमीटर, तो आपके दिमाग में आएगा सर इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द, या व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द हीट ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी को हीट को मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कैलोरीमीटर का यूज करते हैं। तो बात समझ में आ गई, कैलोरीमीटर क्या है सर? एक डिवाइस है जो किसको मेजर करता है? हीट ऑफ द बॉडी को मेजर करता है। अब एक्चुअली में तो आप इसे ऐसे मान लो कि प्रॉपर डिवाइस भी नहीं है ना? बहुत आसानी से आप लोग इसको समझोगे, काम कैसे कर रहा है इसको समझते हैं बहुत तरीके से। तो पहले मैं यहाँ पर आपको इसको रफ कर देता हूँ, फिर कैलोरीमीटर का थोड़ा सा मैं क्या कर दूं, आपको डेफिनेशन दे देता हूँ, एंड देन मैं आपको इसको समझाऊंगा कि कैलोरीमीटर काम कैसे कर रहा है, ठीक है? बहुत मजेदार तरीके से। ओके डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बोला था कैलोरीमीटर को समझाते हैं, और साथ में कैलोरीमेट्री क्या होती है इसको भी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट आप लोग ये स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको इसकी डेफिनेशन मिल जाए कि क्या है डेफिनेशन ऑफ कैलोरीमीटर। तो मैं आपको बात कर रहा हूं कैलोरीमीटर क्या है। जैसे मैंने अभी बताया, कैलोरीमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है? किसी भी बॉडी का जो अमाउंट ऑफ हीट है उसको एक मेजर करता है। काम कैसे करता है सर? किस प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, कैसे काम करता है, इसको भी भूल जाओ कि ये कुछ लिखा हुआ भी है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो मान लो मैं हूं हॉट बॉडी, मेरे कांटेक्ट, नहीं सॉरी, मैं हॉट बॉडी नहीं हूं, मान लो ये दो पेन है, ठीक है? अब ये जो पेन है ये हॉट बॉडी है, ये जो पेन है वो कूल बॉडी है। जब एक हॉट बॉडी को कूल बॉडी के कांटेक्ट में लेकर आते हैं तो आप बोलोगे सर जी हीट ट्रांसफर होगी, एंड हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी। और आपको पता है कि सर थर्मल इक्विलिब्रियम नाम से भी एक शब्द है, ये हीट तब तक ट्रांसफर होती रहेगी जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसने जितना टेम्परेचर इसको दिया, ठीक है, उतना इसने लिया, तो जितना ये हीट दे रही है उतना ये हीट ले रही है। तो जो इसने हीट गेन की, इसने हीट लॉस की, तो हीट गेन इज इक्वल टू हीट लॉस। इसी प्रिंसिपल पर ये काम करती है। लेकिन एक बात आपके दिमाग में होनी चाहिए कि सर एक बात बताओ, क्या ये पूरा का पूरा लॉस इसी में करेगी? नहीं, ये तो थोड़ा बहुत लॉस तो अपना टेम्परेचर का एटमॉस्फेयर वगैरह में भी करेगी ना। बोलोगे हाँ जी सर। तो इसीलिए इसको इंसुलेटेड बनाया जाता है। इंसुलेटेड का मींस है कि सारी की सारी ये हीट अपनी किसको देनी चाहिए? ओनली लोअर टेम्परेचर बॉडी को ही देनी चाहिए, हायर टेम्परेचर बॉडी को, सॉरी, और कहीं इसकी बॉडी जो टेम्परेचर वो वेस्ट नहीं होना चाहिए किसी भी एटमॉस्फेयर में, कहीं भी ये और किसी को अगर अपनी बॉडी का टेम्परेचर ना दे तो मींस क्या है? हीट लॉस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू द हीट गेन बाय द बॉडी, ठीक है? अब ये काम कैसे करता है ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है सर, एक कॉपर का, ये मान लो कि ये कॉपर का क्या है आपके पास में पूरा का पूरा एक बीकर है और इसमें भरा हुआ है वाटर।
क्या भरा हुआ है इसमें? वाटर भरा हुआ है। ध्यान से सुनना एकदम बहुत अच्छे से, है ना, बहुत अच्छे से सुनना। अब इस हीट, इसको हमने एक किससे भैया, एक हमने यहां पर लगा दिया थर्मोमीटर, ठीक है, थर्मोमीटर लगा दिया हमने यहां पर, जो इसकी हीट को मेजर करेगा। अब जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी को जो भी टेम्परेचर इसका दो आप, 1000 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, वैसे तो 100 ही लिया जाता है। ये एक बॉडी है, इस बॉडी को उठाकर आपने इसके अंदर डाल दिया। अब इसका जो टेम्परेचर देखो, नॉर्मल जो वाटर का टेम्परेचर है, मान लो ध्यान से सुनना, वाटर का जो टेम्परेचर है वो होता है सर जी 20 से 25 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो टेम्परेचर है वो हमने 100 डिग्री सेल्सियस दिया था। तो ऑब्वियसली आपको समझ में आता है कि इट इज द हायर टेम्परेचर बॉडी एंड वाटर इज द लोअर टेम्परेचर बॉडी। तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि हमने इसको इंसुलेटेड कर दिया किसी ना किसी चीज से, कि अपनी जो है बाहर कहीं भी अपनी एनर्जी नहीं देगी, तो ये सारी की सारी अपनी हीट किसको देगी? वाटर को देगी। अब वाटर में ये हीट प्रॉपरली मिक्स हो जाए, इसके लिए एक स्टीरर भी लगा देते हैं भाई साहब। स्टीरर मतलब जानते हो आप लोग? अरे दूध दही, तो जैसे आपने चला होगा ना इस तरह से, जो स्टीरर लगा होता है, जो उसको बिलोना जिसे कहते हैं हिंदी में, जिससे दूध दही को बिलोया जाता है, ठीक है, तो उसको आप हिलाते हैं तो उससे दूध दही बाहर, सॉरी, दूध से क्या बाहर आ जाता है? मक्खन बाहर आ जाता है। तो ऐसे यहां पर एक स्टीरर लगा होगा जिसको हम हिलाएंगे। अब ये हिलाने से क्या काम होगा? आप बोलोगे सर यहां से जो है पूरी प्रॉपरली तरीके से हीट पूरी वाटर में मिक्स हो जाएगी। ऐसे नहीं कि यहाँ हीट केवल यहीं ज्यादा है यहाँ कम है, तो हम स्टीरर की मदद से इसको पूरा हिला लेंगे। तो जितनी हीट इसने लॉस की है उतनी हीट वाटर ने गेन की है, और ये तब तक हीट ट्रांसफर होती रहेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाए। तो इस हीट गेन और हीट लॉस को हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कितनी हीट इसने गेन की है ये हम इस थर्मामीटर से, स्टीरर की मदद से पहले उसको पूरे वाटर को हिलाते रहेंगे ताकि ये क्या करे? पूरी तरीके से हीट इसमें मिक्स हो जाए, पूरे वाटर का टेम्परेचर सेम हो जाए, ठीक है बेटा। अब इस थर्मोमीटर की मदद से हम क्या करेंगे? इसका टेम्परेचर मेजर कर लेंगे, दैट इज द कैलोरीमीटर। बात खत्म होगी, थर्मोमीटर से हमने कैलोरी में माप लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या है देखो, तो आपने पढ़ा था सर स्पेसिफिक हीट, ठीक है, स्पेसिफिक हीट। तो भैया स्पेसिफिक हीट जो थी उसका फॉर्मूला क्या था? आपने पढ़ा सर, फॉर्मूला था S इज इक्वल्स टू डेल्टा, सॉरी, Q अपॉन में M डेल्टा T, ठीक है। तो Q जो है हीट, तो भैया हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस। तो भैया दोनों बॉडी का जो है स्पेसिफिक हीट अलग अलग होगी, है ना। तो आप बोलोगे सर Q इज इक्वल्स टू S1 M डेल्टा T, ठीक है, ठीक है। आप बोलोगे सर दोनों का टेम्परेचर भी अलग था, Q2 जो है, पर हीट दोनों ने जितना लॉस किया उतना गेन किया है, S2 M2 और डेल्टा T2। तो भैया ये फॉर्मूले में रख लो, S1 M1 डेल्टा T1, S2 M2 डेल्टा T2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला निकाल पाया जाएगा, कितना गेन और कितना लॉस किया है, कितना ही टेम्परेचर था, कितना नहीं है। तो ये फटाफट से आप लोगों का निकल के आ जाएगा, इस फॉर्मूले से आप लोग फाइंड कर लेंगे। तो आई होप बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैलोरीमीटर कैसे काम करता है। और अगर सारी बात आपको क्लियर हुई हो तो पार्ट 2 के लिए रेडी रहना, पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा आप लोगों के लिए। और मैं आशा करता हूं कि सारी चीजें आप लोगों की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी चल रही होगी। तो मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।